अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग फैमिली। मैं हूं मुज्तबा मंजूर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन बी की। हमने पीवाईक्यू क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स मार्च 2024 उसका जो क्वेश्चन पेपर का जो कोड था 55/1/1 उसका सेट 1। तो हम आज सेक्शन बी उसका कवर करेंगे। सेक्शन ए हमने लास्ट वीडियो में कवर किया, आप वो प्लेलिस्ट में वॉच आउट कर सकते हो। तो जो सेक्शन रहेगा ये 2 मार्क्स क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे। सीबीएसई इसमें आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो प्रिसाइज आंसर राइटिंग है, वो टेस्ट कर लेता है। तो चलिए हम इस सेक्शन को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो ये पहला क्वेश्चन रहेगा सेक्शन बी का। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर मेड ऑफ सिल्वर विल बी ट्वाइस इट्स रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। Take 20 degrees Celsius as the reference temperature and temperature coefficient of resistance of silver at 20 degrees Celsius, that is 4 into 10 power minus 3 per Kelvin। तो यहाँ पर जो सिल्वर है, जो हमारे पास एक मेटल है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया गया है। ओके, तो सपोज हमने इसको टी टेम्परेचर पे लाया है, तो टेम्परेचर बढ़ने से जो रेजिस्टेंस इसका होगा वो बढ़ जाएगा। हमने टेम्परेचर जो डिपेंडेंसी है रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का, वो हमने पढ़ा करंट लक्ष्य में कि अगर आप मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हो, उसका जो रेजिस्टेंस होता है दैट ऑलमोस्ट वेरीज लिनियरली। ओके, तो एक रिजल्ट वहां पे आ जाता है कलेंडोरन इक्वेशन। हम यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा उस मटेरियल का उस टेम्परेचर पे, राइट, दैट विल बी इक्वल टू सम आर नॉट, यानी रेफरेंस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या होगा उस मटेरियल का, इनटू 1 प्लस टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा इनटू टी माइनस टी नॉट। ओके, आपके पास एक मटेरियल है, इस मटेरियल का रेजिस्टेंस आर नॉट है एंड टेम्परेचर इज टी नॉट। तो हमने इसका जो रेजिस्टेंस है, राइट, अगर इसका रेजिस्टेंस आर है टेम्परेचर टी पे, तो हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है सपोज टी तक, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये आर नॉट से आर तक चेंज हो जाएगा। एंड जो इस मटेरियल का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है दैट इज अल्फा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमें बताता है कि अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो इस मटेरियल का, इस मेटल का फॉर एग्जांपल, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये चेंज हो जाएगा। ओके, तो कितना चेंज हो जाएगा, तो ये हमें अल्फा बताता है। ओके, तो अल्फा हमें बताता है कि 1 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस जो होगा ये बढ़ जाएगा या घट जाएगा, जो भी है ये सारा अल्फा के अल्फा बताता है। जैसे कि जो हमारे मेटल्स होते हैं इनका अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ओके, जो हमारा सेमीकंडक्टर्स होता है उनका अल्फा का वैल्यू जो है वो नेगेटिव होता है, यानी वहां पर टेम्परेचर बढ़ने से जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है ये घट जाता है। ओके, तो चलिए गिवन क्वेश्चन कह रहा है कि हमें टेम्परेचर बताना है, तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है। गिवन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर मेड ऑफ सिल्वर विल बी ट्वाइस इट इज रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो टी नॉट है ये हमारा रेफरेंस टेम्परेचर है दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ गिवन है, ये अल्फा का वैल्यू है, और जो हमारा आर टी है ये डबल है आर नॉट इस टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे हमें जो टेम्परेचर हमें फाइंड करना है वहां पर रेजिस्टेंस डबल है, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें 20 डिग्री सेल्सियस पे था। तो डाटा को पुट कर लो, तो यहाँ पर आर टी के बदले ट्वाइस आर नॉट, इट विल बी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा का जो वैल्यू है इट इज 4 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर केल्विन हो या पर डिग्री सेल्सियस हो, इट हैज सेम मीनिंग, राइट, क्योंकि पर डिग्री का जो वैल्यू होता है ये पर केल्विन के रिजल्ट के बराबर होता है। एक डिवीजन जो सेल्सियस स्केल का होता है वही उसी का वैल्यू जो है वो आपको केल्विन स्केल में भी मिल जाता है। इनटू टी हमें फाइंड करना है माइनस टी नॉट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हुआ, इस 1 को आप यहाँ लाओ तो 2 माइनस 1 इज 1 इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ इट इज टी माइनस 20। ओके, तो और t minus 20 will be equal to 1/4 into 10⁻³ ऊपर जाएगा तो it becomes 10⁻³ it is 1000। ओके,
दिस t विल बी इक्वल टू 1000 को डिवाइड करते हैं हम 4 से, यू विल गेट ऑलमोस्ट 250, और यहाँ पे लाओ प्लस 20 एंड आंसर इज 270 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 1000 by 4 it is 250, minus 20 को इधर लाओ प्लस 20, तो 250 plus 20 is 270। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको चॉइस मिलेगा ए पार्ट और बी पार्ट। तो पहले हम ए पार्ट को देखते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 into 10 raised power 14 hertz passes from air into a medium of refractive index 1.5। तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जो कि आयर से मीडियम में दाखिल होती है जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स 1.5 है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया। तो हम एक इंटरफेस यहाँ बनाते हैं, ये एक इंटरफेस है। सपोज लाइट यहाँ से दाखिल हो रही है, ये लाइट इंटर हो रही है आयर, और जब ये दूसरे मीडियम में आ जाती है तो ये स्पीड जो है ये कम हो जाती है। तो यहाँ आयर में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 लेते हैं, सपोज n1, और मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स गिवन है 1.5, दैट इज 3/2। ओके, तो सम पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड आल्सो। तो हमें यहाँ पर जो लाइट है ये रिफ्लेक्टेड भी हमें दिखानी है और रिफ्रैक्टेड भी हमें दिखानी है। चलिए, यहाँ पर आयर में जो इसका जो वेवलेंथ है हमें फाइंड करना है, तो यहाँ इसका वेवलेंथ क्या है और रिफ्रैक्टेड लाइट की वेवलेंथ क्या है, ये भी हमें फाइंड करना है। ओके, दिस इज द लाइट, वी कैन से दिस इज λ1 एंड दिस इज λ2। चलिए, हम रिफ्लेक्टेड रे के वेवलेंथ की बात करेंगे। तो रिफ्लेक्टेड लाइट, ओके, तो हम जानते हैं कि जो स्पीड होता है v, दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ओके, तो अगर आप पहले वाले मीडियम की बात करोगे जो एयर है, तो एयर में लाइट की स्पीड c है, दैट इज 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे है वो डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू वेवलेंथ। तो यानी यहाँ से जो लेमडा का वैल्यू आएगा, दैट इज 3 into 10 raised power 8 upon frequency is given, that is 5 into 10 raised power 14, and 3 by 5 is 0.6, will be equal to 10 power 8, 8 minus 14, that is minus 6। Okay, so 8 minus 14, that is almost that is minus 6। तो आप इसको लिख सकते हो, मैं पॉइंट यहाँ पे लाता हूँ, तो आई कैन राइट 600 नैनोमीटर, तो ये मीटर में आ जाएगा, तो 600 नैनोमीटर। ओके, तो यानी जो रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी जो इंसिडेंट रे या जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसका वेवलेंथ जो है वो सेम होगा, क्योंकि दोनों जो है ये एयर में है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट की जो वेवलेंथ है, यानी इस लाइट की जो वेवलेंथ है ये 600 नैनोमीटर। ओके, नाउ आ जाओ आप रिफ्रैक्टेड रे पे। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है, रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट। ओके, तो इसमें जो वेवलेंथ होगा ये आयर वाले लाइट के वेवलेंथ का 1/n टाइम होगा। यानी जब लाइट आयर से किसी मीडियम में दाखिल होती है, इसका जो वेवलेंथ होगा उस मीडियम में, ये आयर वाले लाइट के वेवलेंथ का को डिवाइड करना पड़ता है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, हमने पढ़ा है ये एलिमेंट्री क्लास में कि जो हमारा वेवलेंथ होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप लेम्डा यहाँ लिख सकते हो, इट इज द लेम्डा जो आयर होगा, यहाँ लेम्डा m की बात आप करो, डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ आयर में 600 नैनोमीटर था, डिवाइडेड बाय इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, दैट इज 3/2, दैट इज 3/2, तो 2 जाएगा ऊपर। ओके, so this will be 3 2s and 0 0 2 and 4, this is 400 nanometers, so 400 nanometers। बिल्कुल, आप वहां से भी आप उसको अप्रोच कर सकते हो कि जो हमारा वेवलेंथ होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। बस सिंपली आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पॉइंट को याद रखो कि जो वेवलेंथ होता है लाइट का किसी मीडियम में, ये आयर वाले लाइट के वेवलेंथ का 1/n टाइम होता है। n
इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल करती है। ओके, तो चलिए हमने यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट की जो वेवलेंथ है ये 600 नैनोमीटर आया, और रिफ्रैक्टेड लाइट जो है इसका जो वेवलेंथ है ये 400 नैनोमीटर है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। चलिए हम इसके बी पार्ट को देखते हैं। A plano-convex lens of focal length 16 centimeter is made of a material of refract index 1.4। हमें रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस बताना है उस लेंस का। तो एक प्लानो कन्वेक्स लेंस है, ये एक प्लानो कन्वेक्स लेंस है। प्लेन वाले का रेडियस जो है ये इन्फिनिटी होता है, और इसको आप R1 कहो, और दूसरे वाले जो कर्व्ड पार्ट है इसका रेडियस ऑफ R का। ओके, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सीस है। तो इस मीडियम का जो मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये गिवन है कि n इज 1.4। हमें इस R बता, ये कर्व्ड सरफेस का रेडियस बताना है। और गिवन द प्लानो कन्वेक्स, इसका फोकल लेंथ जो है, तो गिवन द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज 16 सेंटीमीटर। ओके, तो हम यूज कर सकते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, दैट इज 1/f इक्वल टू n minus 1 into 1 by R1 minus 1 upon R2। दिस द लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ओके, तो हम 1 upon f, and f is given, it is 16 centimeter, is equal to n is 1.4 minus 1 into 1 upon R1 is infinity minus 1 upon R2। तो आप R2 को यहाँ माइनस लो, तो इट इज माइनस R एज पर द साइन कन्वेंशन। ओके, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 by infinity is 0, minus and minus is plus, तो 1 upon R, 1 upon R, 1.4 minus 1 is 0.4, तो 0.4 that is equal to 1 upon 16। ओके, तो आप 0.4 को 4 upon 10 लिखो, then take the reciprocal, तो R will be equal to R into 10 by 4 is equal to 16, and यहाँ से R का जो वैल्यू आएगा ये 16 into 4, 16 into 4 divided by 10, that is this is a 4 6 is 24, that is 6, that is 6.4 centimeter। तो ये इस कर्व्ड सरफेस का रेडियस है। क्वेश्चन नंबर 19, an object is placed at 30 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 40 centimeter, find the position of the image formed and magnification of the image। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन है ये, इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि एक कनकेव मिरर है, तो ये रहा एक कनकेव मिरर। ओके, तो ये हम प्रिंसिपल एक्सीस लेते हैं, लेट अस मार्क द पॉइंट्स पोल, इसको आप फोकस कहो, और ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करते हो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। तो सेंटर से पोल की दूरी रेडियस होता है, एंड रेडियस इज 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर की दूरी पे प्लेस किया गया, तो समवेयर हियर। ओके, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, इसको आप ए बी के, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जो दूरी है ये 30 सेंटीमीटर की दूरी। तो फोकस जो है, फोकल लेंथ जो होता है ये रेडियस का हाफ होता है, और हम एफ को यहाँ लेते हैं 40/2, दैट इज 20 सेंटीमीटर। हमें बताना है इमेज की पोजीशन, तो एक हमें वी फाइंड करना है और दूसरा हमें मैग्निफिकेशन फाइंड। तो मिरर फार्मूला से उठ जाएगा ये, तो एज पर द मिरर फार्मूला 1 अपॉन एफ विल बी इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। ओके, तो यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है u, ये हम नेगेटिव लेते हैं एज पर द साइन कन्वेंशन, तो ये माइनस आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। और जो f है ये भी नेगेटिव होगा फॉर कनकेव मिरर,
क्योंकि हम लेफ्ट साइड लेते हैं इसको, तो इट इज -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर हमें यहाँ v फाइंड करना। ओके, तो put the values in the mirror equation. So 1 upon -20 it will be equal to 1 upon u is -30 plus 1 upon v. So 1 upon v will be equal to -1 upon 20. इस वाले को इधर लो तो it becomes +1 upon 30, और यहाँ से आप 60 को एलसीएम दो, दिस विल बी -3 प्लस 2। ओके, यानी यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दो 3 को, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। 32 इन 3 इंटू 20 60, 30 इंटू 2 इज 60, तो 60 को एलसीएम निकालो आप, ऊपर -3 प्लस 2 दैट इज माइनस, तो ये -1/60। तो यहाँ से टेक द रेसिप्रोकल, तो v का जो वैल्यू है ये -60 सेंटीमीटर, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो यानी इस वाले रीजन में आपको एक इमेज मिल जाए। अब इमेज इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा, तो हमने कनकेव मिरर में पढ़ा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज इमेज विल बी फॉर्मड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज विल बी मैग्नीफाइड, इट विल बी इन्वर्टेड। हमने पढ़ा है, बट यहाँ से एज पर दिस क्वेश्चन हमें रिजल्ट जो है ये मिलना चाहिए। ओके, तो सेकंड इज द मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज द -v अपॉन u। ओके, -v अपॉन u, या आप f में भी इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो -v जो है ये -60 आया, डिवाइडेड बाय u जो है ये -30, तो दिस इज 2 एंड वी गेट -2। m का जो वैल्यू है ये -2। नेचर नहीं पूछा है इसने, इसने मैग्निफिकेशन बताया, तो यहाँ तक क्वेश्चन। बट अगर आपसे कोई पूछे कि m का वैल्यू -2 का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले ये माइनस है। माइनस का मतलब है कि इमेज और जो ऑब्जेक्ट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल अपोजिट साइड में। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है आपने लिया है अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज विल बी फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इन्वर्टेड होगा। और 2 का मतलब यहाँ पर है कि ये मैग्नीफाइड है। 1 से अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा है, राइट, लीव असाइड द साइन, साइन का मतलब है या इन्वर्टेड या इरेक्ट, पॉजिटिव होगा तो इरेक्ट, नेगेटिव होगा तो इन्वर्टेड। और 2 अगर ये 1 से ज़्यादा है तो ये मैग्नीफाइड कहलाता है। 1 से कम होगा तो ये डिमिनिश्ड कहलाएगा। 1 के बराबर होगा तो ये सेम साइज़ का कहलाएगा। और इन्वर्टेड इमेज जो है यहाँ ये रियल इमेज। ओके, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये, उतना डिफिकल्ट लेवल इसमें नहीं थी, ये बिल्कुल एवरेज, बिलो एवरेज वाला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर अ न्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी E एंड अ फोटॉन ऑफ सेम एनर्जी। तो हमारे पास न्यूट्रॉन और फोटॉन है, दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है, एनर्जी जो है इनकी सेम है। तो lambda n lambda p be the de Broglie wavelength of neutron and the wavelength of the photon respectively, हमें lambda n by lambda p कैलकुलेट करना। तो de Broglie wavelength एनर्जी में हम जब लिखते हैं तो ये lambda इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 mnd, तो ये हम यूज करते हैं फॉर द मटेरियल पार्टिकल। ओके, तो वी कैन नॉट यूज दिस फॉर द फोटॉन। तो फोटॉन के लिए ये आप मटेरियल पार्टिकल के लिए लिख सकते हो, फोटॉन के लिए हम लेमडा जो है ये एच सी अपॉन ई लिख सकते हैं फॉर फोटॉन। ओके, अगर आप फोटॉन की एनर्जी की बात करते हो तो फोटॉन की एनर्जी एच न्यू होती है, एंड न्यू को आप सी बाय लेमडा लिखते हो। तो लेमडा यहाँ आप लेमडा लिख सकते हो एच सी अपॉन ई। तो ये फोटॉन के साथ वेव एसोसिएटेड है, दिस लेमडा पी। नाउ यहाँ न्यूट्रॉन, ओके, तो यहाँ न्यूट्रॉन की बात हम करें तो लेमडा जो न्यूट्रॉन के साथ जुड़ी हुई है दैट इज एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 m&e। नाम दो इसको फर्स्ट, इसको नाम दो सेकंड। तो वेव जो एसोसिएटेड है न्यूट्रॉन के साथ जिसकी एनर्जी ई है, तो उसका वेव लेंथ लेमडा एन है, दैट इज एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 me। एंड सेम एनर्जी वाला जो फोटॉन है उसके साथ जो वेव जुड़ी हुई है दैट इज एच सी अपॉन ई, उसकी वेव लेंथ। तो डिवाइड कर दो फर्स्ट बाय सेकंड, तो डिवाइडिंग first by second, you get lambda n upon lambda p, it will be equal to h upon under root of 2 me
इंटू इसका उल्टा हो जाएगा ई अपॉन एच सी। एच से एच कैंसिल हुआ, तो आप ई बाई सी को रूट के अंदर लो, तो आई कैन राइट हियर अंडर रूट ऑफ, जब ई को आप रूट में लेते हो, टेक द स्क्वायर ऑफ ई डिवाइडेड बाई 2m ई, एंड सी को भी रूट के अंदर लो, तो ये सी स्क्वायर बन जाए। ओके, तो यहाँ से एक ई कैंसल आउट हो जाएगा, तो यू कैन राइट लेमडा एन अपॉन लेमडा पी, ये इसका रिजल्ट आया ई अपॉन 2m सी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ लेमडा एन बाई लेमडा पी का जो रेशियो है ये हमने यहाँ कैलकुलेट किया। ओके, तो बिल्कुल आप फोटान वाला जो वेवलेंथ है ये एच सी बाई ई आता है, और मटेरियल वाली पार्टिकल का जो वेवलेंथ है ये एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ई। ओके बेटा, तो ये जो अंडर रूट ऑफ 2m ई है ये हमारा मोमेंटम है उस पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 21, plot a graph showing the variation of current with voltage for the material gallium arsenide। तो गैलियम आर्सेनाइड जो है ये हायर मोबाइल होता है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी यहाँ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। ये एक डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होता है, ऑलमोस्ट इसकी जो बैंड गैप है ये 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो हमें ग्राफ एक प्लॉट करना है, उतना डिटेल में हमें नहीं लिखना है, ग्राफ एक प्लॉट करना है, उस ग्राफ में हमें मार्क करना है रीजन्स जहाँ रेजिस्टेंस नेगेटिव, तो यानी जो स्लोप होगा, जो स्लोप हमारा डेल्टा वी बाय डेल्टा आर है, डेल्टा आई है, ये स्लोप जो है ये नेगेटिव होना चाहिए। ओके, तो दूसरी बात, हमें ओम्स लॉ इज ओबेड, यानी रीजन एक मार्क करना है जहां ओम्स लॉ ओबे हो रहा है, यानी v इज प्रोपोर्शनल टू आई, यानी यहाँ पर जो ग्राफ आएगा, जो वी आई ग्राफ होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। तो हम बिल्कुल हमारी जो एनसीईआरटी बुक है वहां पर इस ग्राफ को दिया भी गया है कि गैलियम आर्सेनाइड का जो वीआई ग्राफ होगा उसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा पहले, उसके बाद आपको कर्व्ड मिलेगा, नॉन नॉन लीनियर ग्राफ मिलेगा, देन आपको एक वैली मिलेगा। ओके, तो ग्राफ में यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ से हम करंट लेंगे, वो यहाँ से हम करंट लेंगे एंड इट विल बी इन मिली एम्पियर्स, और यहाँ से हम वोल्टेज लेते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरह आपको मिलेगा। तो पहले ग्राफ, पहले आपको स्ट्रेट मिलेगा, उसके बाद नॉन लीनियर, देन आपको एक वैली मिलेगी। ग्राफ यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलता है, उसके बाद आपको कर्व मिलेगा, राइट, देन एक वैली मिलेगा, फिर एक वैली मिलेगा। ओके, तो अगर आप इसको रीजन में डिवाइड कर रहे हो, तो ये एक रीजन है, ये दूसरा वाला रीजन है, और ये थर्ड रीजन है। ओके, तो इस रीजन को मैं नाम देता हूं फर्स्ट रीजन, दिस द सेकंड रीजन एंड दिस द थर्ड रीजन। तो फर्स्ट रीजन में ये जो ग्राफ होगा ये एक लीनियर ग्राफ होगा, दिस द लीनियर ग्राफ, ये नॉन लीनियर ग्राफ है। ओके, ये एक नॉन लीनियर ग्राफ है, एंड हियर रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ जो स्लोप होगा इसका, राइट, ये जो स्लोप होगा ये आपको ऑब्ट्यूज स्लोप मिलेगा, यानी स्लोप हियर विल बी नेगेटिव, यहाँ स्लोप नेगेटिव होगा, तो रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है ये रेशियो है एक वोल्टेज और करंट का। तो यहाँ स्लोप नेगेटिव होगा, तभी इस रीजन को हम मार्क कर रहे हैं थर्ड रीजन। तो थर्ड रीजन रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, तो हमने इसको थर्ड रीजन से दिखाया है, और ओम्स लॉ इज ओबेड को आपने फर्स्ट रीजन में दिखाया। तो क्वेश्चन बिल्कुल आपको ग्राफ प्लॉट करना था, बाकी डेप्थ में नहीं जानना है इसके कि मतलब नॉन लीनियर रीजन क्या है, लीनियर रीजन क्या है, नो, बस ओम्स लॉ ओबेड इस रीजन में है, राइट डाउन द फर्स्ट रीजन, रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, ये हमारे थर्ड रीजन में है, तो आपको बस थर्ड रीजन लिखना है ग्राफ को ड्रॉ करने के। ओके, तो हम अब नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा रहेगा सेक्शन नंबर 3, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहो, आप जो भी जितने भी न्यूमेरिकल्स आपने लगाए हैं उनको और प्रैक्टिस कर लो आप।
एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करो। अब जो कुछ दिन बचे हैं, तो रिविज़न जो है उसकी स्पीड को बढ़ा लो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।